वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी तक जो है हमने जो भी चैप्टर्स किए हैं 11th के वो बड़े ही अच्छे से और डिटेलली हमने किए हैं। आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रो करने वाले हैं। थियोरेटिकल कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम कौन कौन सी चीज़ यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या एक्सपेक्ट हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए आज देखते हैं अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये पूरा चैप्टर जो है क्या कहता है, इसमें हम क्या करने वाले हैं और कौन कौन सी पार्टीज हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले मीनिंग क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टेन पर्सन। क्या होता है कि एक तो होता है कि आप किसी शॉप पे गए और आपने पैसा दिया और कोई गुड्स खरीदा तो ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हो कि पैसा तो आप नहीं देते हो लेकिन गुड्स खरीदते हो, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तब हमें इस बिल की जरूरत पड़ती है, यानी बिल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है आपका अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो उसमें जो सेक्शन 5 है वो क्या डेफिनेशन देता है, जो डेफिनेशन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है वो ये कहता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम हाथ से बनाते हैं और एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। आप देख सकते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। यानी एक बिल बनाया जाता है जिस पर एक सर्टेन पर्सन का नाम लिखा होता है और एक सर्टेन अमाउंट उस पर लिखी होती है और जो इंडिकेट करता है कि इस पर्सन ने इतने अमाउंट का उसमें गुड्स खरीदा और इतने समय बाद वो पेमेंट करेगा। यानी सपोज अगर हम एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करें तो जैसे एक और ए है, यानी राम है, राम ने क्या किया, श्याम को गुड्स सोल्ड किया। तो श्याम ने उसको बोला कि भाई हम आपको जो है पेमेंट मैं आई विल पे योर अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स, यानी मैं 3 महीने बाद तुम्हारा पैसा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और राम ने क्या किया कि उस पर बिल लिखा जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं और उस पर पूरी डिटेल उसने डाली कि कितना अमाउंट्स का वो गुड्स था, क्या क्वांटिटी थी, क्या कितने अमाउंट और कितने टाइम पीरियड का उसने प्रॉमिस किया, वो सब उसमें मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो श्याम है उसमें वो साइन करेगा, यानी उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ बिल्कुल इसमें जो मेंशन है वो सही है और इतने टाइम बाद मैं पेमेंट करूंगा। और वापस वो बिल किसको दे देता है, राम को दे देता है और राम उस बिल को अपने पास रखता है। तो ये जो बिल की जो मैंने बात की यही हमारा क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी ये सेक्शन 5 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये डेफिनेशन मेंशन है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको बहुत ही इजी वे में इन्होंने बोला है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में यानी हम हाथ से उसको लिखते हैं, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है, इसमें कोई शर्तें नहीं होती। साइन बाय द मेकर, जो बनाता है, यानी अब बनाएगा कौन, अभी मैंने एग्जांपल दिया तो राम ने ये बिल को बनाया क्योंकि राम ही क्या है, सेलर है। और डायरेक्टिंग ऑफ सर्टेन पर्सन, जिसमें श्याम का नाम होगा, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, की एक निश्चित, जैसे 10,000 का उसने गुड्स खरीदा तो 10,000 उसमें मेंशन होगा, अ सर्टेन पर्सन। तो ये था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग। उसके बाद बात करते हैं फीचर्स। इसके फीचर्स क्या हैं, जो भी डेफिनेशन अगर आपको समझ में आया, अगर ये मीनिंग समझ में आया, तो जितनी भी चीजें मैंने अंडरलाइन की हैं यही सब इसके क्या है, फीचर्स हैं। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, रिटर्न, एक रिटर्न आप डॉक्यूमेंट कह लो आप इसको, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, एक सर्टेन पर्सन, इसमें सर्टेन पर्सन का नाम इसमें मेंशन होता है, एक फिक्स अमाउंट इसमें मेंशन होती है। तो ये सारी चीजें जो आप डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, मीनिंग, इसी में जो चीजें मैंने अंडरलाइन की है ये इसके क्या बन जाते हैं, फीचर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कितनी पार्टीज होती हैं। तो ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कितनी पार्टी होती हैं। तो इसका आंसर जो है 3, यानी 3 पार्टीज में होती है। अभी मैंने आपको जो इलिस्ट्रेशन समझा है, यानी एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि राम ने गुड्स सोल्ड किया शाम को और शाम उसको कहता है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे आफ्टर 3 मंथ्स में पे करूंगा, यानी 3 महीने बाद मैं पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर जो राम है वो कौन हुआ, ड्रॉयर। यानी मैंने बोला 3 पार्टीज यहाँ होती है, एक ड्रॉयर, एक ड्रॉई, एक पे। तो यहाँ पर राम कौन है, ड्रॉयर, और श्याम ड्रॉई है, यानी उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं आपके पैसे 3 महीने बाद दूंगा। और थर्ड इसमें पार्टी कौन आती है, पेई। पेई का मतलब जिस जो अकाउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिस पर उसका नाम होता है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जिस पर्सन का नाम होता है जिसको यह पेमेंट मिलनी होती है। अब वो पेमेंट किसको मिल सकती है, ड्रॉयर खुद भी क्या हो सकता है, पेई हो सकता है। यानी 3 महीने बाद अगर ड्रॉयर अपने पास ही उस बिल को रखता है तो जो श्याम है वो राम को ही पेमेंट करेगा। तो उस कंडीशन में पेई जो होगा वो ड्रॉयर ही हो सकता है। यानी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि पेई कौन हो सकता है, एक पेई थर्ड पर्सन भी हो सकता है और ड्रॉयर खुद भी पेई हो सकता है। जैसे राम अगर श्याम को बोले कि 3 महीने बाद तो पेमेंट मुझे ही देना, तो इस कंडीशन में पेई कौन हुआ,
ड्रॉयर ही पेई हो गया। लेकिन अगर राम कहे कि भाई जो श्याम आप पेमेंट जो है किसी थर्ड पर्सन को देंगे, क्योंकि मैंने उसका पैसा देना था, तुम उसके पैसे दे देना, तो उस कंडीशन में पेई थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर पेई क्या ड्रॉयर हो सकता है? तो आपका आंसर यस कि वो भी ड्रॉयर हो सकता है, वो भी पेई हो सकता है। तो याद रखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज होती हैं। तो फर्स्ट इज ड्रॉयर, देन सेकंड ड्रॉई एंड थर्ड पेई। तो ड्रॉयर कौन है? हु मेक्स द बिल। अब बिल कौन बनाएगा? जिसने गुड्स को सोल्ड किया। ड्रॉई कौन है? जो हु बाय द गुड्स, जो क्या करता है? गुड्स को खरीदता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं तुम्हारी पेमेंट दूंगा, उस बिल पे वो साइन करता है। और पेई, पेई कौन होगा? जिसको पेमेंट मिलनी होती है। अब ड्रॉयर को अगर ड्रॉयर ही कहेगा कि मुझे ही पेमेंट देनी है, तो उस केस में पेई, जो ड्रॉयर होगा वही पेई होगा। अगर ड्रॉयर किसी थर्ड पर्सन को बोलता है, श्याम, अगर राम श्याम को बोलता है भाई तुमने उसको पेमेंट देनी है या बैंक में पेमेंट देनी है, उस केस में पेई कौन हो जाएगा? बैंक। तो ये आपका था पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि टोटल 3 होती हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब कितने टाइप्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है अकोमोडेशन बिल। अब ट्रेड बिल क्या है, अकोमोडेशन बिल क्या है? ट्रेड बिल का मतलब है कि जब भी बायर और सेलर के बीच में ट्रेड ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड बिल कहते हैं। यानी उस टाइम पे जो बिल बनाया जाएगा वो ट्रेड बिल होगा। जैसे अभी राम और श्याम का हमने रजिस्ट्रेशन लिया, तो यहाँ पर इन के बीच में क्या हुआ? राम ने गुड्स सोल्ड किया और श्याम ने उसको बाय किया, तो यहाँ पर क्या हुआ? ट्रेड हुआ। ट्रेड हुआ तो फिर यहाँ पे कौन सा बिल बनाया जाएगा? ट्रेड बिल। तो ट्रेड बिल फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। ये तब होगा जब आपका एक्चुअल में ट्रेड ट्रांजेक्शन होएगा। सेकंड आता है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? म्यूचुअल हेल्प के लिए। एक्चुअल में ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं, जैसे राम ने श्याम को गुड्स नहीं बेचा, बट इन्होंने क्या किया? एक दूसरे की हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक बिल लिखा। अब उस बिल का यूज क्या होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर राम ने श्याम को गुड्स नहीं बेचा, बट राम को जरूरत है पैसे की, तो श्याम ने बोला भाई देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आप एक बिल लिख लो, उस बिल के भी आपको बैंक से भी लोन मिल जाएगा। तो राम ने क्या किया? एक बिल लिखा, बट इसने कुछ इसको बेचा नहीं है। तो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल हेल्प के लिए जो हम लिखते हैं, जो बिल बनाता है म्यूचुअल हेल्प के लिए। इसमें क्या होगा कि राम ने श्याम को गुड्स नहीं बेचा, पर राम एक बिल लिख रहा है और श्याम उसको एक्सेप्ट करता है। वो बोलेगा मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा या 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो राम क्या करेगा? उस बिल को बैंक में जाएगा और वहां से उतने का जितने का वो बिल है उसके बिहाफ पे पेमेंट ले लेगा। आफ्टर 3 मंथ श्याम उसको पेमेंट बैंक में कर देगा। तो यहाँ पर श्याम ने उसकी म्यूचुअल हेल्प की है, एक्चुअल में ट्रेड ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आपकी सिलेबस में सिर्फ ट्रेड बिल है, जिसपे हम आगे की जो है एक्सरसाइज हम करेंगे। अकोमोडेशन बिल जो है आपके सिलेबस से हट चुका है, यानी 11th के सिलेबस में सिर्फ हम ट्रेड बिल की बात करेंगे। अकोमोडेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ट्रेड बिल यानी ट्रेड ट्रांजेक्शन होगा तो ट्रेड बिल बनाएंगे आप। और अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं होता है, बट क्या करते हैं आप? एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए एक बंदा जो है, यानी जो ड्रॉयर होगा, वो ड्रॉई पे क्या करेगा? एक बिल बनाएगा और वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा। तो ये था टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगला आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी जब आप इस चैप्टर में एक्सरसाइज करेंगे या इस ट्रांजैक्शन की जब आप अकाउंटिंग करेंगे, यानी अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया। अब कौन कौन से टर्म्स हम क्या यूज करेंगे? तो सबसे पहली चीज, ये भी एक टर्म नहीं है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है। तो ड्रॉयर जो बिल बनाएगा यानी जो सेलर होगा, ड्रॉई जो बिल जो गुड्स को परचेज करेगा यानी वो खरीदेगा और एक्सेप्ट करेगा बिल को, और पेई जिसको पेमेंट मिलती है, यानी जिसका नाम मेंशन होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और जो पेमेंट को रिसीव करेगा। उसके बाद ड्यू डेट। अब सपोज कीजिए अभी हम बात कर रहे हैं राम की, यानी राम ने जो है 1 जनवरी 2020 को गुड्स सोल्ड किया और श्याम ने बोला मैं 3 महीने बाद उसकी पेमेंट करूंगा। तो 3 महीने बाद, अगर 1 जनवरी में हम 3 महीने जोड़ें तो आपका 1 अप्रैल आ जाएगा, एग्जैक्ट 1 अप्रैल, यानी 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च और 1 मार्च से 1 अप्रैल, 3 महीने। तो 3 महीने बाद जो डेट आ रही है, कौन सी आ रही है? 1 अप्रैल। तो ये क्या हो गया आपका? ड्यू डेट। कहने का मतलब जिस डेट पे आप गुड्स को बेचते हैं और जितने टाइम बाद आपको पेमेंट मिलती है, जो डेट आती है, यानी अभी यहाँ पे श्याम ने बोला मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, और आज जो हम ये सपोज करते हैं कि 1 जनवरी 2020 है, तो उसने बोला श्याम ने मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो 1 जनवरी में 3 महीने जोड़ने पे जो डेट आएगी उसे क्या बोलेंगे? ड्यू डेट। तो 1 जनवरी में अगर मैं 3 महीने ऐड कर दूं तो आपकी कौन सी डेट आ रही है? 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 आपका आया। उसके बाद डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस का मीनिंग क्या होता है? जो ड्यू डेट में एक्स्ट्रा 3 डेज को ऐड किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए ड्यू डेट 1 अप्रैल 2020, अब इस दिन क्या होता है? 2nd सैटरडे होगा, तो बैंक बंद रहेगा, ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता।
उसके बाद नेक्स्ट डे संडे होगा, ट्रांजेक्शन नहीं हो, तो हम पहले से ही क्या करते हैं 3 दिन उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ करके चलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। अब यहाँ पे समझ लीजिए डेज ऑफ ग्रेस के अकॉर्डिंग क्या आएगी डेट। आप यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि 1 अप्रैल 2020 में आपने क्या करना है 3 डेज को ऐड करना। तो 3 डेज जब हम ऐड कर रहे हैं इसमें, उसी को हम क्या कह रहे हैं डेज ऑफ ग्रेस। यानी ड्यू डेट में जो 3 एक्स्ट्रा डेज, जो 3 डेज हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, उसी को हम डेज ऑफ ग्रेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब जब गुड्स को बेचा शाम को, श्याम ने बोला मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। 1 जनवरी को अगर हमने बेचा, 3 महीने मैंने जोड़ा, 1 अप्रैल आया। 1 अप्रैल में यानी ड्यू डेट में डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने पे जो डेट आए उसको हम क्या बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर इसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल में 3 डेज और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 अप्रैल 2020। तो कहने का मतलब ड्यू डेट में डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद जो डेट आती है उसी को हम क्या बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, अब डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब आपने ड्यू डेट क्या हुआ, ड्यू डेट का मतलब जिस दिन बेचा उसमें जितना टाइम आपने जोड़ा, 3 महीने का टाइम उसने मांगा, हमने 3 महीने जोड़े तो 1 अप्रैल आया। डेज ऑफ ग्रेस 3 एक्स्ट्रा डेज जो ड्यू डेट में जुड़ते हैं उसको डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। तो ड्यू डेट में डेज ऑफ ग्रेस जुड़ने के बाद जो डेट आए उसे हम क्या कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब ये 3 टर्म्स हो गए। अगला टर्म्स क्या है हमारा, अगला टर्म्स है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स फ्रॉम बैंक। अब डिस्काउंटिंग कराना यानी बिल को आप क्या कराना है डिस्काउंटिंग कराना फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे समझना, अब जो एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं, जैसे राम ने गुड्स किया सोल्ड किया था शाम को। अब श्याम ने बोला था भाई मैं जो पेमेंट करूंगा आफ्टर 3 मंथ्स करूंगा, यानी 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। आज 1 जन है और 1 जन को क्या हुआ, अब इसको क्या हुआ 10 जनवरी को राम को पैसे की नीड हुई। अब ये शाम को तो बोल नहीं सकता क्योंकि श्याम ने तो प्रॉमिस किया कि 3 महीने बाद ये पेमेंट करेगा। तो हम ये क्या करेगा, अब उस बिल को लेकर के कहाँ जाएगा बैंक में जाएगा। तो बैंक बोलेगा भाई सपोज वो बिल कितने का था, हम मान के चलते हैं वो बिल था 10,000 का। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक के पास ये जाएगा, बोलेगा मुझे पैसे की जरूरत है लेकिन ये बिल के थ्रू मुझे पैसा मिलेगा 3 महीने बाद। यानी जो मेरा ड्रॉई है वो मुझे पेमेंट करेगा 3 महीने बाद, यानी इस हिसाब से 4 अप्रैल को करेगा। बट मुझे 10 जनवरी को पैसा चाहिए, यानी मुझे आज ही पैसा चाहिए। तो बैंक कहता है भाई ठीक है मैं आपको पेमेंट तो दूंगा लेकिन मैं कुछ चार्जेस लूंगा आपसे। तो बैंक इसको क्या करेगा, सपोज 9,500 यानी बोलेगा बैंक में 500 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लूंगा और 9,500 रुपए मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो यहां पर अगर आप ड्यू डेट से पहले बिल को बैंक से डिस्काउंटेड कराते हैं तो वही ये कह रहा है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। इसका मतलब क्या होता है, यानी जो पर्सन आपको पैसे देने वाला है उससे पहले अगर आपको पैसे की जरूरत होती है और उस बिल के थ्रू अगर आप बैंक से पेमेंट लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। तो अगला हमारा टर्म क्या है फिफ्थ, एंड्रोजमेंट ऑफ अ बिल। एंड्रोजमेंट ऑफ अ बिल का मतलब क्या होगा कि यहां पर क्या है, राम ने श्याम से पैसा लेना है, श्याम ने इससे गुड्स खरीदा था और राम ने इसको बेचा था। अब ये पैसा देगा उसको 10,000 रुपए 3 महीने बाद, और राम ने जो है थर्ड पर्सन के पैसे देने हैं। यानी राम ने जो है, आप ये मान के चलिए राम ने किसके पैसे देने हैं, मोहन के, और कितने रुपए देने हैं 10,000। तो राम क्या बोलेगा, राम जो है श्याम को बोलेगा भाई आपने मेरे 10,000 रुपए देने और मैंने मोहन के देने 10,000 रुपए। तो आप क्या करना, जब 3 महीने बाद आप मुझे 10,000 रुपए दोगे तो सीधा आप किसको पेमेंट कर देना, आप मोहन को पेमेंट कर देना। ये जो बिल मैंने आपके ऊपर लिखा है मैं किसको दे रहा हूं, मोहन को दे रहा हूं। तो अगर जो ड्रॉयर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है उसको कहता है एंड्रोजमेंट ऑफ अ बिल। यानी एंड्रोज करना, किसी को थर्ड पर्सन को वो बिल ट्रांसफर करना। सपोज ये कौन है, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया और ये मोहन हो गया। तो श्याम ने राम के पैसे देने और राम ने मोहन के पैसे देना। तो राम श्याम को कहता भाई जब तुम 3 महीने बाद पेमेंट करोगे तो सीधा किसको दे देना, मोहन को पेमेंट दे देना। तो और मैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसको ट्रांसफर कर रहा हूं। तो यहां पर राम ने मोहन को जो बिल्स सेंड किया उसको इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजमेंट ऑफ अ बिल। अगला जो टर्म आता है डिसऑनर ऑफ अ बिल। कई बार क्या होता है, ये जो ड्रॉई है यानी जिस बंदे ने प्रॉमिस किया है 3 महीने बाद पेमेंट देने का, वो पेमेंट नहीं कर पाता, कोई भी रीजन होता है, यानी उसके पास या तो पेमेंट नहीं है या वो उस कंडीशन पे नहीं है या वो 10,000 रुपए दे पाए। तो अगर किसी भी वजह से बिल की पेमेंट नहीं मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो आगे हम डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक को, हम जो है प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम बहुत डिटेलली हम इनको डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक आता है हाउ डेल्ट एंड अकाउंटेड, यानी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कितने तरीके से आप डील कर सकते हैं, कितने तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तो टोटली हम 4 तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर वही एग्जांपल आपको लेके चलना पड़ेगा कि जैसे राम ने गुड्स
शाम को बेचा और शाम ने कहा मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो 3 महीने तक एक, अब राम को क्या है, अगर उसे पैसे की जरूरत नहीं हो 3 महीने तक वो बिल अपने पास ही रखेगा और 3 महीने जैसे ही पूरे होंगे शाम भी राम को पेमेंट कर देगा। अगर ऐसा करता है तो वो पहला है रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, इस केस में क्या होता है, रिटेन का मतलब अपने पास ही रखना, किसको, बिल को, कब तक, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब 4 अप्रैल तक राम जो है उस बिल को अगर अपने पास ही रखता है तो उस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यही पहला टॉपिक होगा जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे। दूसरी चीज क्या होगा, दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक। अभी जो मैंने बात की, अब राम को पैसे की जरूरत अगर जल्दी है, अब शाम तो 3 महीने बाद ही पेमेंट करेगा, तो अगर राम को पेमेंट जल्दी चाहिए तो वो क्या करेगा, अगर उस बिल को लेकर के बैंक जाता है और बैंक से वो पेमेंट ले लेता है बिफोर मैच्योरिटी, तो उस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक। इस पर भी बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। और थर्ड है एंड्रोज द बिल इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर, जो अभी कंडीशन मैंने बताया कि एंड्रोज कर देना, थर्ड पर्सन को अगर ड्रॉयर बिल को ट्रांसफर कर रहा है तो उसी को कहते हैं एंड्रोजमेंट ऑफ अ बिल। अगर ऐसा हो तो किस तरीके से अकाउंटिंग होगी वो भी हम करेंगे। और फोर्थ होता है सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। अब 3 महीने बाद, यानी सपोज कीजिए श्याम दिल्ली रहता है और हम यहाँ पे जो है देहरादून में रहते हैं, और आपको पेमेंट, अब क्या करेगा, श्याम ने आपके अकाउंट में पेमेंट डाल दी। अब आपके अकाउंट में पेमेंट डाल दी और आपके अकाउंट में पेमेंट ना डाल करके बैंक में उसने डिपॉजिट कर दिया और वहां पे एक ड्राफ्ट मिला, और उस ड्राफ्ट को जो है राम को, अब राम के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब बैंक इसको पेमेंट कब तक नहीं देगा, जब तक ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर के बैंक नहीं जाएगा। तो बैंक में जो ड्रॉयर है, ड्रॉयर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहां भेजना पड़ेगा, बैंक में, तभी इसको बैंक के थ्रू पेमेंट मिलेगी। अगर वो ऐसा करता है तो सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, यानी कलेक्शन के लिए बैंक भेजना। सपोज इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपकी पेमेंट देनी है 10,000 रुपए और मैंने आपको 10,000 रुपए ना दे करके एक चेक दे दिया। अब वो चेक अगर आप पॉकेट में रखोगे तो 10,000 रुपए कन्वर्ट तो होएगा नहीं, वो उस चेक को आपको कहां ले जाना पड़ेगा, बैंक में ले जाना पड़ेगा, तो बैंक में आपको उसको कलेक्शन के लिए भेजना पड़ेगा। सेम वही चीज है सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, कि आपको बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना पड़ेगा। तो 4 तरीके से हम यूज कर सकते हैं बिल का। फर्स्ट क्या होगा, अगर बिल को मैं अपने पास ही रखूं 3 महीने तक और 3 महीने बाद मुझे पेमेंट मिल जाए। दूसरी चीज कि मुझे पैसे की जरूरत आ जाए और मुझे 3 महीने बाद पैसा मिलना है, तो अब मैंने क्या किया, बैंक को से वो डिस्काउंटेड करा लिया, तो क्या होगा। तीसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपने मेरे पैसे देने और मैंने किसी थर्ड पर्सन के पैसे देना, तो मेरे पास जो बिल है जिस पर आपने साइन किए हुए हैं वो मैंने उसको दे दिया और आफ्टर 3 मंथ्स आप उसको पेमेंट कर दोगे, तो एंड्रोजमेंट ऑफ बिल उसको कहते हैं। और चौथा जो केस है सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, उसमें क्या होगा कि आप जो है पेमेंट कर देंगे 3 महीने बाद बैंक में। अब बैंक से मुझे पेमेंट लेनी है तो पहले वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे, क्योंकि जो मुझे पेमेंट मिल रही है वो किसके अगेंस्ट में मिल रही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मुझे बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना पड़ेगा, तब मुझे पेमेंट रिसीव होगी। तो ये था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऑलमोस्ट थ्योरी, यानी कंप्लीट थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जो हम आगे प्रैक्टिकली क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्या क्या हम करने वाले हैं। तो इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। और फिर चारों टॉपिक में कई बार डिसऑनर हो जाता है बिल, तो क्या होगा, फिर रिन्यूअल ऑफ एक नया बिल भी लिखा जाता है, उसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा वो हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।